हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरवीएचएस ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस है वो अप्रैल मंथ में होना बताई जा रही है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएसएन का एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी कि ARF। अब ARF होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसके कोज क्या है, टाइप्स क्या है, इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं और इसका जो डायग्नोस्टिक इवालुएशन के लिए कौन कौन से टेस्ट का अपन उपयोग करते हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं डेफिनेशन की जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट जो रेस्पिरेटरी फेल्योर है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ARF इज डिफाइंड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2 दैट नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड अनेबल टू एलिमिनेट CO2 फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये कैसे डिफाइन की गई है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2, यानी कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर जो है O2 सप्लाई नहीं कर पाता है। अब O2 सप्लाई नेसेसरी किसके लिए है, तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ARF है उसके ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो एडिक्वेट O2 सप्लाई नहीं कर पाती है जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। और इसके अलावा क्या करती है कि एलिमिनेट CO2 फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एडिक्वेट O2 सप्लाई नहीं ले पाता और इसके अलावा जो CO2 है उसको प्रॉपर मात्रा में जो है एलिमिनेट बॉडी से नहीं कर पाता। इसके अलावा इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करेक्टराइज्ड एज PaO2 इज 60 mmFHg और लेस एंड PaCO2 इज 45 mmHg और मोर। अब इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि इसको करेक्टराइज कैसे करेंगे अपन कि जो PaO2 का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर वो 60 mmHg या उससे अधिक हो सकता है जो ARF होता है उसके अंदर। और जो PaCO2 60 mmHg से कम हो सकता है या 60 mmHg भी हो सकता है। इसके अलावा जो PaCO2 होता है उसका जो अपन बोल सकते हैं जो वैल्यू होगी वो होगी 45 mmHg और मोर, यानी कि 45 mmHg या उससे ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब बॉडी के अंदर 60 mmHg या उससे कम PaO2 का वैल्यू हो, या अपन बोल सकते हैं कि जब 45 mmHg या उससे ज़्यादा जो PaCO2 की वैल्यू अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो वो ARF को इंडिकेट कर सकती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो ARF होता क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ARF होता है जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो O2 सप्लाई को मेंटेन करने में अनेबल रहता है और जो है CO2 का जो एलिमिनेशन है वो भी प्रॉपर नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो PaO2 की जो वैल्यू होती है वो 60 mmHg से कम या 60 mmHg होती है बॉडी के अंदर, और जो PaCO2 की वैल्यू होती है वो बॉडी के अंदर 45 mmHg या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो वो ARF को इंडिकेट करता है। इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन टाइप्स की, यानी कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से होते हैं वो, एक तो हाइपोसेमिक और एक हाइपोकेपनिक ARF, यानी कि एक तो हाइपोसेमिक ARF और एक हाइपोकेपनिक ARF।
अब इसके अंदर जो हाइपोसेमिक ARF होता है वो होता क्या है, तो इनएडिक्वेट O2 ट्रांसफर फ्रॉम बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, यानी कि एल्वियोलाई और जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है लंग्स के अंदर, उनके अंदर जो है इनएडिक्वेट यानी कि प्रॉपर मात्रा के अंदर O2 का जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की अपन बात करेंगे तो हाइपरकेपनिक ARF। अब हाइपरकेपनिक ARF क्या होता है, इसे वेंटिलेटरी फेल्योर भी अपन बोल सकते हैं। जिसे कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, इनसफिशियंट CO2 एलिमिनेशन टू लंग्स, यानी कि लंग्स से जो है इनएडिक्वेट जो CO2 का एलिमिनेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात करेंगे तो इन दिस कंडीशन PaCO2 इंक्रीज मोर देन 45 mm ऑफ Hg। इसके अंदर जो PaCO2 की जो वैल्यू होती है वो 45 से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको समझ में आया होगा कि दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोसेमिक, दूसरा होता है हाइपोकेपनिक। हाइपोसेमिक के अंदर क्या होता है कि जो एल्वियोलाई और जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर जो प्रॉपर O2 सप्लाई या O2 ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की हाइपरकेपनिक ARF की। तो हाइपरकेपनिक ARF के अंदर इसे वेंटिलेटरी फेल्योर भी अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, तो जो इनसफिशियंट CO2 होती है, जो CO2 होती है उसका एलिमिनेशन बॉडी से या लंग्स से नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो PaCO2 की वैल्यू होती है वो 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा ही हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स के बाद में कोजेज की, यानी कि ईटियोलॉजी, यानी कि ARF होता है उसका कौन कौन से कोज अपन हो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोसेमिक ARF की, यानी कि हाइपोसेमिक ARF के अंदर जो O2 ट्रांसफ़र एल्वियोलाई और जो मतलब अपना जो कैपिलरी होता है उसके द्वारा नहीं हो रहा था, तो उसके अपन कोजेज देखेंगे। सबसे पहले कोज की बात करूं तो ARDS का मतलब हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो होता है वो O2 कम हो जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो प्रॉपर O2 नहीं पाई जाए तो वो ARDS को इंडिकेट करती है। इसके अलावा जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ARDS के अंदर क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के अंदर उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे कोज की अपन बात करेंगे तो दूसरा कोज होता है निमोनिया। इसके बाद में नेक्स्ट कोज होगा टॉक्सिक इनहेलेशन, यानी किसी प्रकार का कोई इनहेलेशन अगर पेशेंट करता है तो उसके अंदर जो है हाइपोसेमिक टाइप का जो ARF होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के चांस होते हैं। इसके अलावा जो हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, यानी कि हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो उसका कोज ARF कर सकता है। इसका मतलब होता क्या है कि हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होता क्या है, तो इसके अंदर जो किडनी होती है उसके अंदर जो है कोई भी प्रकार का डिफेक्ट हो या कोई भी इंजरी हो या कोई भी अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या डिजीज प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के चांस होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि लीवर के अंदर अगर कोई डिजीज हो, सॉरी अपन ने किडनी के बारे में बता दिया मैंने, तो किडनी के अंदर नहीं, लीवर के अंदर अगर किसी प्रकार की डिजीज हो, हिपेटोसेल्युलर जो सेल्स होती हैं वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर लीवर के अंदर या लीवर सिरोसिस जैसे प्रेजेंट हो पेशेंट के अंदर या लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट हो तो वो जो है ARF को कोज कर सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कोज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन कोज की बात करें तो वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट, यानी कि वेंट्रिकुलर जो सेप्टल होता है उसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट हो, जैसे एक ये कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेप्टम होता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, सेप्टम जो मतलब डिवाइडेशन करता है तो उसके अंदर होल हो सकता है, होल प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट हो तो उसके अंदर जो है ARF
हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। और आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल जो डिफेक्ट होता है वो होता है क्या। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि अगर पेशेंट के अंदर जो हर्ट होता है उसके सेप्टम में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट या होल प्रेजेंट हो तो उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये बर्थ डिफेक्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये बर्थ के ड्यूरेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद में है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, यानी कि एडिमा अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो, कार्डियोजेनिक यानी हार्ट से रिलेटेड एडिमा प्रेजेंट हो तो उसके अंदर जो है पेशेंट के अंदर ARF हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट शोक से अगर मतलब पेशेंट के अंदर शोक प्रेजेंट है, यानी कि शोक का पेशेंट है तो उसके अंदर ARF हो सकता है। आपको अगर मेन कोज की बात करूं तो एक तो ARDS हो सकता है इसके अंदर, इसके अलावा एक हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है। बाकी इसके जो है ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, शोक हो गया जैसे, इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, टॉक्सिक इनहेलेशन हो गया, न्यूमोनिया हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइपोसेमिक ARF होता किन किन कोज के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कोज की बात करेंगे तो दूसरे टाइप का जो ARF है उसके कोज की बात करेंगे। तो जो हाइपर कैपनिक ARF होता है उसके कोज की बात करें तो अस्थमा, जो अस्थमा होता है मतलब जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होती है अस्थमा, उसके अंदर जो है ARF हो सकता है, वो ARF को कोज कर सकता है। इसके अलावा COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी किसी भी प्रकार की जो पल्मोनरी होती है पेशेंट के अंदर, लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो जो है ARF कोज कर सकता है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम इंजरी, यानी कि जो अपना बोल सकते हैं नर्व सिस्टम या ब्रेन जो स्टेम होती है उससे रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन या अपन बोल सकते हैं जैसे ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसके अंदर जो है हाइपोकैपनिक ARF हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर अगर स्ट्रोक हो, अगर पेशेंट स्ट्रोक से रिलेटेड हो तो उसके अंदर है जो ARF कोज कर सकता है। इसके अलावा स्पाइनल इंजरी, पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर अगर कोई इंजरी प्रेजेंट हो तो पेशेंट के अंदर ARF हो सकता है। इसके अलावा पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि पेशेंट के अंदर जो चलने में या मूवमेंट में डिफेक्ट होना या किसी प्रकार का जो बोन में डिफेक्ट होना तो उसे पोलियो बोला जाता है। और अगर पेशेंट के अंदर पोलियो प्रेजेंट है तो उसके अंदर ARF हो सकता है। इसके अलावा सीवियर हेड इंजरी, यानी किसी प्रकार के एक्सीडेंटल हेड इंजरी अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसके अंदर जो है ARF हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट ओपोइड्स का ओवरडोज करता है, यानी कि ओपोइड्स का इनहेलेशन करता है, ओवरडोज लेता है तो उसके अंदर जो है ARF हो सकता है। इसके बाद में फ्रेनिक नर्व इंजरी, यानी कि पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की सर्जरी या इंजरी या बोल सकते हैं अपन ट्रॉमा के कारण अगर क्रेनियल या जो थोरेसिक या जो अपन बोल सकते हैं कार्डियक या जो मतलब अपन नर्व होती है उनके अंदर किसी प्रकार का इंजरी होता है, क्रेनियल नर्व या थोरेसिक जो नर्व होती है उनके अंदर किसी प्रकार का इंजरी देखने को मिले या डिफेक्ट देखने को मिले तो वो फ्रेनिक नर्व इंजरी बोला जाता है। और अगर फ्रेनिक नर्व इंजरी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर जो है ARF को कोज कर सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कोज के बाद में बात करेंगे तो इसके मेन कोज की अपन बात करें तो इसमें एक तो स्पाइनल इंजरी, इसके अलावा अपन COPD बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम इंजरी बोल सकते हैं और एक ये फ्रेनिक नर्व इंजरी हो सकती है। बाकी ओपोइड्स ओवरडोज इसका जो है रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक है जो इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है और पोलियोमाइलाइटिस भी है जो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, यानी कि जो ARF होता है उसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब कोजेज की तरह ही जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी 2 टाइप्स के आधार पर डिवाइडेड हैं। सबसे पहले अपन साइन सिम्टम्स की बात करेंगे हाइपोसेमिक ARF के, यानी कि हाइपोसेमिक जो ARF होता है उसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो डिस्पनिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इसके अलावा टेकिपनिया देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा प्रोलोंग एक्सपायरेशन यानी लॉन्ग टाइम से एक्सपायरेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में साइनोसिस यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि अपन अब आपको डायरेक्ट लिख लेना है कि साइनोसिस होता है क्या, तो इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। बाकी आप जो साइन सिम्टम्स अगर पूछता है तो डायरेक्ट आप साइनोसिस लिख सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड एंड काल्म स्किन है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके बाद में डिसोरिएंटेशन यानी कि डिसोरिएंटेशन का मतलब हो गया कि पेशेंट जो है टाइम प्लेस और पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। यानी कि पेशेंट जो है अगर टाइम प्लेस पर्सन के प्रति एक्टिव नहीं है तो वो डिसोरिएंटेशन शो कर रहा है। तो अगर पेशेंट के अंदर डिसोरिएंटेशन प्रेजेंट हो। इसके अलावा इसमें एक टर्म है डिलीरियम। अब डिलीरियम होता है क्या है, तो जो डिलीरियम होता है वो प्रोसेस होता है कि इसके अंदर जो है रिवर्सिबल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन यानी कि पेशेंट के अंदर थोड़े समय के लिए कन्फ्यूजन बना रहता है यानी कन्फ्यूज रहता है। बाकी ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। आपको ध्यान में रखना है कि जो डिसोरिएंटेशन होता है उसके अंदर पेशेंट जो है टाइम प्लेस पर्सन के प्रति जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और जो डिलीरियम होता है उसके अंदर जो है कन्फ्यूजन में रहता है पर्सन। इसके अलावा नेक्स्ट अपन साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो प्रुश्ड लिप ब्रीथिंग यानी कि जो प्रुश्ड लिप ब्रीथिंग है वो देखने को मिल सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है नोज के द्वारा एयर को इनहेल करता है और जो एक्सहेल होता है वो स्लोली करता है, मतलब धीरे धीरे एक्सहेल करता है लिप्स के द्वारा, अपर लिप्स होता है उसके द्वारा। यानी कि इसके अंदर जो है इनहेलेशन नोज के द्वारा करेगा पेशेंट, और जो एक्सहेलेशन है या एक्सपायरेशन है वो पेशेंट लिप्स के द्वारा करता है। इसके बाद में है जो पेशेंट के अंदर सीजर्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोसेमिक ARF के। इसके अंदर जो मेन साइन सिम्टम्स की अपन बात करेंगे तो वो है डिसोरिएंटेशन एंड डिलीरियम। इसके बाद में है टेकिपनिया डिस्पनिया, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं प्रुश्ड लिप ब्रीथिंग। तो आपको आज तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो दूसरे प्रकार का साइन सिम्टम्स हैं उसके, यानी कि दूसरे टाइप के साइन सिम्टम्स की। तो जो हाइपोकेपनिक ARF होता है उसके अगर साइन सिम्टम्स की मैं बात करूं तो है वो डिस्पनिया यानी कि पेशेंट है जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग शो कर सकता है। इसके बाद में डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट यानी कि पेशेंट की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है उसमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी इसके अलावा है जो पेशेंट ट्रेमर्स शो कर सकता है, यानी कि पेशेंट के अंदर जो है ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यूज ट्राइपॉड पोजीशन यानी कि पेशेंट को है बार बार ट्राइपॉड पोजीशन अगर लेता है का यूज, मतलब ट्राइपॉड पोजीशन का यूज करता है तो उसके अंदर जो है हाइपोकेपनिक ARF प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो ट्राइपॉड पोजीशन होता है वो होती क्या है, तो इसके अंदर जो है पेशेंट को जब एयर इनहेलेशन में या जो ब्रीथिंग में है अगर डिफ़िकल्टी पर हो तो उसके अंदर जो पेशेंट है ट्राइपॉड पोजीशन के द्वारा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करता है। यानी कि उसके पोजीशन लेने से जो है डिफ़िकल्टी नहीं होती है। इसके अलावा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये पेशेंट खुद ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है या उसे प्रोवाइड करवाई दी जाती है। इसके बाद में है जो पेशेंट के अंदर मसल्स वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो पेशेंट कोमा से सफ़र हो सकता है या पेशेंट कोमा देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि ARF के कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं। इसके जो मेन साइन सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो वो होता है डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट यानी कि पेशेंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो डिक्रीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट है वो बार बार ट्राइपॉड पोजीशन का यूज कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपन साइन सिम्टम्स की बात करेंगे। तो साइन सिम्टम्स के बाद में डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन यानी कि पेशेंट के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन का अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की बात करूं तो फिजिकल एग्जामिनेशन है जो अपन पेशेंट के अंदर करेंगे, यानी कि पेशेंट के अंदर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, यानी कि पेशेंट का जो प्रीवियस जो हेल्थ है उसके बारे में अपन डाटा कलेक्शन कर सकते हैं।
इसके बाद में है जो पेशेंट का अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे। जो चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, लंग्स की जो कंडीशन है या जो चेस्ट की कंडीशन है उसके बारे में पता लगाने के लिए। इसके बाद में जो पेशेंट का अपन एबीजी एनालिसिस करेंगे। अब एबीजी एनालिसिस जो आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस है उसका वो यूज क्यों करेंगे, उसके द्वारा अपन जो PaCO2 और PaO2 इसके अलावा जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि जो लंग्स का फंक्शन टेस्ट है उसका अपन करेंगे। पेशेंट के अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का यूज करेंगे जिसके द्वारा अपन जो फंक्शन है किसके, मतलब जो लंग्स के फंक्शन है उनको पता लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन CBC करेंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे जिसके अंदर अपन RBC WBC और प्लेटलेट्स की जो नंबरिंग है उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे मैनेजमेंट यानी कि अगर पेशेंट ARF से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर अपन कौन कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट हमेशा 3 टाइप से लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ का जो है सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है तो उसके अंदर जो है आप 2 टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो डिजीज़ है उनके अंदर है जो सर्जिकल मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। MSN से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो तो उसके अंदर मोस्टली जो होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपन इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि अपन ARF के कौन कौन से मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर यानी कि पेशेंट को अपन थोड़े समय के लिए जो शॉर्ट एक्टिंग है जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उनका यूज करेंगे। अब उनका यूज क्यों करेंगे, पेशेंट की जो मतलब अपन बोल सकते हैं वेसल्स होती है जो पल्मोनरी अपन बोल सकते हैं एडिमा से रिलेटेड अगर पेशेंट है तो उसके अंदर जो है डायलेशन करवा सकते हैं जिससे क्या हो कि पेशेंट को ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को नहीं मिले। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करेंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी वही काम करेंगी कि पेशेंट के अंदर जो है इन्फ्लामेशन है जो अपन या ब्रोंकियो जो स्पाज्म होती है उसे ट्रीट करती हैं। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि ब्रोंकोडायलेटर के साथ में अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो IV डायबिटिक थेरेपी यानी कि पेशेंट के अंदर जो अपन IV डायबिटिक थेरेपी का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं क्योंकि पल्मोनरी जो कंजेशन होता है मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो IV डायबिटिक थेरेपी होती है वो पेशेंट के अंदर जो पल्मोनरी कंजेशन होता है उसे अपन कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में IV एंटीबायोटिक थेरेपी का अपन इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का यूज करते हैं क्योंकि ये जो है वेंट्रिकुलर जो मतलब अपन बोल सकते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उसके तो ड्यूरेशन में अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अपन करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो OT थेरेपी अपन पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट है जो पोजिशनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा एयरवे सक्शनिंग अपन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन पेशेंट को है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन है जो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्रॉपर डाइट अपन पेशेंट को दे सकते हैं। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।